तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 के लास्ट लेक्चर में हमने फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कम्प्लीटली कवर किया था। अब आज का जो आपका लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम डीपोलराइजेशन समझेंगे, रीपोलराइजेशन समझेंगे, न्यूरॉन को समझेंगे, केमिकल मैसेंजर को समझेंगे, दो न्यूरॉन के बीच के स्पेस को समझेंगे, मतलब कंप्लीट न्यूरॉन की स्टडी है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, को ट्रांसमिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको बस यहाँ पर ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी यहाँ से मेजर क्वेश्चन बन जाता है। तो बस आपको समझना है कि को ट्रांसमिशन क्या होता है, को ट्रांसमीटर क्या होते हैं, को ट्रांसमीटर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन होता कैसे है, होता क्या है, और जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहाँ पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का आपका टॉपिक है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, जहाँ पर न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन, और स्ट्रक्चर भी आपको दिखा रखी है, जहाँ पर न्यूरॉन में आपको दिख रहा है डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सोन, माइलिन शीथ, श्वान सेल और एक्सोन टर्मिनल। ये हमने अच्छे से डिटेल स्टडी करी थी मेडिसिनल केमिस्ट्री में, जहाँ पर मैंने आपको एक एक पार्ट के फंक्शन भी बताए थे। ठीक है, तो न्यूरो का मतलब तो हो गया न्यूरॉन, और ह्यूमरल का मतलब हो गया केमिकल मैसेंजर। ठीक है, और ट्रांसमिशन का मतलब हो गया ट्रांसफर होना। तो यहाँ पर हम वन न्यूरॉन टू अनादर न्यूरॉन केमिकल मैसेंजर को ट्रांसफर कर रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक कि न्यूरॉन से न्यूरॉन जो केमिकल मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैसे सिग्नल आ रहा है, कैसे सिग्नल आगे बढ़ रहा है, और फिर फाइनली न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे हो रहे हैं, बाइंड कैसे हो रहे हैं। बहुत ही डिटेल लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर न्यूरॉन ऐड करके दिखाता हूँ। वेट ए मिनट, यहाँ पर मैंने आपके लिए न्यूरॉन ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं। देखो, ये है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। जो भी सिग्नल आता है उसे रिसीव करने का काम किसका है, डेंड्राइट का। जैसे ही सिग्नल रिसीव होता है, अब सिग्नल ट्रांसफ़र होगा, और सिग्नल ट्रांसफ़र कहाँ होता है, इस न्यूरॉन के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होता है। तो डेंड्राइट्स का काम समझ में आ गया। डेंड्राइट्स जो है सिग्नल को रिसीव करते हैं और फिर सिग्नल आगे जो है ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो लंबा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये होता है एक्सोन। ये जो लंबा सा आपको पार्ट दिख रहा है ये एक्सोन कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इस पार्ट पे आपको श्वान सेल देखने को मिलती है, और इस पार्ट पे आपको माइलिन शीथ की कवरिंग देखने को मिलती है। माइलिन शीथ होती है यहाँ पे, उसकी कवरिंग होती है। तो ध्यान रखना, जो न्यूरॉन है आपका, वहाँ पर होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के ऊपर होते हैं रिसेप्टर। क्या होते हैं, रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। और न्यूरॉन क्या है, एक सेल ही तो है। ठीक है, न्यूरॉन भी एक सेल ही है हमारी बॉडी की। सेल है तो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सेल बॉडी पूरी कहलाएगी। अंदर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। मतलब ये एक नॉर्मल सेल ही है। तो सेल है तो सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस, तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखा रखा है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब जैसे ही सिग्नल रिसीव हुआ, कहाँ पर रिसीव हुआ, डेंड्राइट पे, क्योंकि डेंड्राइट पे रिसेप्टर है। सिग्नल आगे ट्रांसफ़र होगा, और सिग्नल आगे ट्रांसफ़र होने की वजह से यहाँ पर डीपोलराइजेशन की कंडीशन आएगी, और फिर रीपोलराइजेशन की कंडीशन आएगी। ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। देखो, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ।
सबसे पहले डेंड्राइट्स पे होते हैं रिसेप्टर। इन रिसेप्टर की वजह से सिग्नल रिसीव होता है, फिर सिग्नल आगे ट्रांसफर होता है एक्सोन पार्ट में। ठीक है, तो जैसे ही सिग्नल आगे जाता है एक्सोन पार्ट में, वहां पर होता है डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। अब ये डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है, वो समझेंगे। पर यहां तक तो आपको क्लियर हो गया ना कि रिसेप्टर कहां पर होते हैं, डेंड्राइट पे, और डेंड्राइट पे अगर रिसेप्टर है तो सिग्नल वहां पे रिसीव होंगे। ठीक है, फिर ये सिग्नल एक्सोन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सिग्नल किस फॉर्म में जाएंगे, हमने ये तो बोल दिया सिग्नल रिसीव होंगे डेंड्राइट पे क्योंकि रिसेप्टर है, तो सिग्नल जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, और वी कैन से एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि सिग्नल जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में और वी कैन से एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, सिग्नल जो है आगे बढ़ेंगे। आगे जब सिग्नल आएगा तो यहां पर न्यूरॉन में आपको देखने को मिलेगा डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। अब ये होता क्या है डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, वो समझते हैं। देखो, एक न्यूरॉन की मैं मेम्ब्रेन लेकर आता हूं, ये सेल है तो मेम्ब्रेन भी होगी ना, तो न्यूरॉन की मैं मेम्ब्रेन बनाता हूं, एक सिंपल बना दी मैंने। अब न्यूरॉन के बाहर वाला पार्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और न्यूरॉन के अंदर वाला पार्ट होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। न्यूरॉन ही क्या, किसी भी सेल के बाहर वाला पार्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और अंदर वाला पार्ट होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अभी होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, देखो, वेट ए मिनट। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव होते हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, पर वो बहुत कम होते हैं। तो मेनली अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। और अगर बाहर की बात करूं, बाहर ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, न्यूरॉन के बाहर की तरफ अगर मैं बात करूं तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, कुछ यहाँ पर नेगेटिव भी होते हैं, पर वो बहुत कम होते हैं। तो हमने देखा आईसीएफ में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, आपको नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, आपको पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट देखने को मिल रहे हैं। यहां पर जो कंडीशन बनेगी, इस स्टेज को हम बोलेंगे आरएमपी। ध्यान से सुनते जाओ। इसका मतलब होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमने ये क्या उठाया है, हमने ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन उठाई है। तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, न्यूरॉन जब रेस्ट में होगा, न्यूरॉन जब रेस्ट में होगा तो उसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी होगी, -70 मिलीवोल्ट। अब मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। हमें यहां तक तो क्लियर हो गया कि डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर होते हैं तो सिग्नल आते हैं। ठीक है, और ये सिग्नल जो है आगे बढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स और वी कैन से एक्शन पोटेंशियल। तो जब ये सिग्नल आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, ये सिग्नल आगे बढ़ने की वजह से डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, अब मैं न्यूरॉन को उस कंडीशन में उठा रहा हूं जब न्यूरॉन जो है रेस्ट में है, जब यहां पर कोई भी सिग्नल नहीं आया, जब न्यूरॉन रेस्ट में है, उस कंडीशन में मैंने न्यूरॉन की मेम्ब्रेन उठा के आपको दिखाई है। जब न्यूरॉन रेस्ट में है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जो कंडीशन है उस टाइम न्यूरॉन रेस्ट में है, यहां पर कोई भी सिग्नलिंग नहीं हो रही, कोई भी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी नहीं हो रही, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, न्यूरॉन अभी रेस्ट कंडीशन में है। तो जब न्यूरॉन रेस्ट कंडीशन में होता है तो बाहर की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है और अंदर की तरफ ज़्यादातर, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज, कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज, और बाहर की तरफ ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज, कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। और न्यूरॉन जो है रेस्ट पर है, इसलिए यहाँ पर आर का मतलब हो गया, वेट ए मिनट, यहाँ पर आर का मतलब हो गया रेस्टिंग, क्योंकि न्यूरॉन कैसा है, रेस्ट में। और एमपी का मतलब हो गया, मध्य प्रदेश नहीं है आरजीपी वालों, खुश मत हो, एमपी का मतलब होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आरएमपी का मतलब होता है -70 मिलीवोल्ट। कितना होता है ये, -70 मिलीवोल्ट। अब देखो, ये तो न्यूरॉन जो है रेस्ट की कंडीशन में हो गया। अब उस कंडीशन में मैं आपको बताता हूं, जब सिग्नल आया, देखो सिग्नल आएगा तो कैसे आएगा, डेंड्राइट्स के ऊपर, डी का मतलब डेंड्राइट, डेंड्राइट के ऊपर होते हैं रिसेप्टर, तो रिसेप्टर से सिग्नल जो है आगे बढ़ेगा, किस फॉर्म में बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स और वी कैन से एक्शन पोटेंशियल। अब इस कंडीशन में डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होती थी, तो अभी तो हमने न्यूरॉन को रेस्ट स्टेज में देख लिया, पर जब सिग्नल आएगा, डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर होंगे, वो सिग्नल को आगे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में चार्ज जो है ट्रांसफर होगा, तो उस कंडीशन में अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होने वाला है, क्योंकि ये रेस्ट का था पर अब तो सिग्नल आ गया, तो अब ये चेंज होगा। देखो अभी क्या होगा, यहाँ पर सोडियम चैनल ओपन होगा,
आपको पता है कि बाहर कौन सा चार्ज था, बाहर था पॉजिटिव चार्ज ज़्यादातर और अंदर नेगेटिव था, तो बाहर मैंने लिख दिया पॉजिटिव और अंदर लिख दिया मैंने नेगेटिव। जो ज़्यादातर होता है वही लिखा जाता है, ठीक है। तो सिग्नल आने की वजह से, सिग्नल जो क्यों आया, क्योंकि डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर थे, तो वहाँ पर सिग्नल आया, सिग्नल आगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जा रहा है न्यूरॉन में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर सोडियम चैनल ओपन होंगे। अब सोडियम चैनल क्या करेंगे, ये जो बाहर पॉजिटिव चार्ज थे आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जो पॉजिटिव चार्ज थे उनको अंदर भेजेंगे। अब अगर ये अंदर आया तो अंदर धीरे धीरे क्या आएगी, पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई। तो पहले जो -70 था मिलीवोल्ट, जब न्यूरॉन रेस्ट पे था, न्यूरॉन कैसा था यहाँ पे, रेस्ट पे था, अब वो कन्वर्ट होके -55 मिलीवोल्ट पे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अंदर आया है, और अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो नेगेटिविटी कम होगी ना। तो -70 मिलीवोल्ट जो न्यूरॉन रेस्ट पे था, अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आने की वजह से वो -55 मिलीवोल्ट रह गया। और ये सोडियम चैनल काफ़ी देर तक ओपन रहते हैं, तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अंदर आता रहता है और अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये -55 या -55 मिलीवोल्ट कन्वर्ट हो जाता है +20 मिलीवोल्ट में। +20 कह लो, +30 कह लो, के डी त्रिपाठी में 20 है, हम 20 के साथ जाएंगे, +20 मिलीवोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो ध्यान रखना, डीपोलराइजेशन कैसे होता है, सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से जो बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है वो अंदर आ जाता है। और सोडियम चैनल क्यों ओपन होता है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि डेंड्राइट के ऊपर जो रिसेप्टर थे उन्होंने सिग्नल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से -70 मिलीवोल्ट से, पहले न्यूरॉन रेस्ट में था, पर जैसे सिग्नल आया -55 और सोडियम चैनल ओपन रहेंगे कंटिन्यू, तो +20 से +30। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। अब एक और कंडीशन सुनो, रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि वापस सही होना। री मतलब वापस आना, ठीक है, वापस सही होना। तो वापस सही कैसे होगा, हमें पता है कि अंदर अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा वापस, क्योंकि अभी हमने देखा कि अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ये देखो आप, इतना सारा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो अंदर वापस नेगेटिव करना है, तो वो रीपोलराइजेशन की कंडीशन में करेंगे। अब अंदर नेगेटिव कैसे होगा वो देखो, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, अंदर क्या है, इस टाइम बहुत सारा पॉजिटिव आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर डिपोलराइजेशन हो चुका है। तो अंदर हमें नेगेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम चैनल को खोलेंगे। पोटेशियम चैनल को, ये पोटेशियम चैनल क्या करेगा, अंदर की पॉजिटिव चार्ज बाहर फेंकेगा। और अगर अंदर के पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, तो अंदर वापस क्या शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करना शुरू हो जाएगा। और अगर अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये बैक टू नॉर्मल कंडीशन होगी ना। अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब वापस आपका न्यूरॉन जो है रेस्टिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर रीपोलराइजेशन के बाद इम्पल्स जनरेट हो जाती है। हमारा काम हो गया, हमारा इम्पल्स जो है आगे बढ़ चुकी है, इम्पल्स जनरेट होके आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले तो सिग्नल आया, डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वगैरह बनी, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन में क्या हो रखा है कि सोडियम चैनल ओपन हुए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज गया। तो पॉजिटिव चार्ज जब अंदर गया तो पहले -70 था, फिर -55 हुआ, फिर पॉजिटिव चार्ज आता रहा तो +20 मिलीवोल्ट हो गया। ये कब हुआ, जब सोडियम चैनल ओपन हुआ। अब वापस हमें सही करना है, तो पोटेशियम चैनल ओपन करके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उनको बाहर निकाल देंगे, ताकि अंदर नेगेटिव चार्ज वापस डेवलप हो जाए और इम्पल्स जनरेट हो जाए। और अगर एक बार इम्पल्स जनरेट हो गई, जैसे मान लो इम्पल्स जनरेट हो गई, तो इम्पल्स जनरेट होने के बाद क्या होता है वो भी देख लो। अब मैं आ जाता हूँ न्यूरॉन के एंडिंग पार्ट पे। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखो, इम्पल्स जनरेट होने के बाद क्या होता है, इम्पल्स आगे आई, और वी कैन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और वी कैन से एक्शन पोटेंशियल, कुछ भी कह लो, इम्पल्स कह लो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह लो, एक्शन पोटेंशियल कह लो, ये जनरेट होके आगे आ गया। तो जैसे ही आगे आता है, इस एंडिंग को हम कहेंगे एक्सोन टर्मिनल, क्योंकि एक्सोन खत्म हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एक्सोन टर्मिनल। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। दिस इज एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन की एंडिंग। तो एक्सोन की एंडिंग को हम क्या कह रहे हैं, एक्सोन टर्मिनल कह रहे हैं, ठीक है। तो एक्सोन टर्मिनल में क्या होता है, जैसे ही इम्पल्स आता है, आगे डीपोलराइजेशन हुआ, रीपोलराइजेशन हुआ, इम्पल्स जनरेट हुआ, और इम्पल्स आ चुका है अब एक्सोन टर्मिनल में। इम्पल्स कहाँ आ चुका है, इम्पल्स आ चुका है एक्सोन टर्मिनल में।
तो जैसे ही इम्पल्स एक्सोन टर्मिनल में आया, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ये जो चैनल आपको दिख रहे हैं ये कैल्शियम चैनल है, ये ओपन हो चुके हैं। और कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से क्या होगा, एक्सोन टर्मिनल के यहाँ कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस एरो से ये जो कैल्शियम मैंने दिखा रखे हैं ये अंदर आना शुरू हो गए। तो ये कैल्शियम जो है अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और कैल्शियम चैनल ओपन होके जब कैल्शियम एक्सोन टर्मिनल में एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये वेसाइकल से फ्यूज होते हैं। किससे? जैसे ये कैल्शियम आ चुका है तो ये वेसाइकल से फ्यूज होगा, वेसाइकल से फ्यूज होगा और इसकी वजह से वेसाइकल जो है यहाँ पर फ्यूज हो जाती है। और वेसाइकल फ्यूज होने की वजह से ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है न्यूरोट्रांसमीटर, ये रिलीज हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो गया। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज हुआ समझ में आ गया। एक बार और मैं बोल देता हूँ, जब इम्पल्स आई तो एक्सोन टर्मिनल में जैसे ही इम्पल्स आई कैल्शियम चैनल ओपन हुआ। कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से कैल्शियम जो है अंदर आया। कैल्शियम अंदर आने की वजह से कैल्शियम इन वेसाइकल से टकराया। इन वेसाइकल में पहले से ही न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। ये जो है वेसाइकल होती है और इन वेसाइकल के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर आया इन वेसाइकल से टकराया और ये वेसाइकल जो है फ्यूज हो गई और फ्यूज होने के बाद इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया। एक बात सुनो, ये वेसाइकल जब फ्यूज होती है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है तो हम इसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एग्जिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, तो दिस इज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? रिलीज हो चुके हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन पे जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन पे जाके बाइंड होंगे। अब बात करें न्यूरोट्रांसमीटर का नेचर दो तरह से हो सकता है। या तो जो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं ये एक्साइटेटरी हो। एक्साइटेटरी नाम से पता लग रहा आगे जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगा और एक्शन देगा। मैं आपको बताता हूं, देखो न्यूरोट्रांसमीटर का बिहेवियर आपको मैं समझाता हूं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो दो तरह से हो सकते हैं। रिलीज तो हो गए, रिलीज कराना हम सीख गए। एक तो एक्साइटेटरी हो सकता है, एक इनहिबिटरी हो सकता है। ठीक है, एक्साइटेटरी नाम से पता लग रहा ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे मान लो एसिटाइलकोलिन, ये क्या करेगा? एक्साइटेटरी का एग्जाम्पल है, ये रिसेप्टर से बाइंड होगा। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक्साइटेटरी है, मतलब ये रिसेप्टर से बाइंड होकर फार्माकोलॉजिकल एक्शन लाता है। पर वहीं अगर मैं बात करूँ इनहिबिटरी वाले की, तो इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे गाबा हो गया, गाबा इज द बेस्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या करेगा? रिसेप्टर से बाइंड करके रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं होने देगा और फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी नहीं आने देगा। वी कैन से सिग्नल को रोक देगा, सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा, सिग्नल रुक जाएगा, रजिस्ट हो जाएगा। तो नाम से पता लग गया एक्साइटेटरी मतलब क्या हो गया? जो रिसेप्टर से जुड़े और फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे। क्योंकि एक्साइटेटरी जब रिसेप्टर से जुड़ेगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, एक्साइटेटरी रिसेप्टर से जुड़ने पे रिसेप्टर एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। एग्जाम्पल हो गया एसिटाइलकोलिन। और इनहिबिटरी में एग्जाम्पल हो गया गाबा। और ये जब जुड़ता है रिसेप्टर से तो रिसेप्टर बिल्कुल मतलब लाइक इनहिबिटरी सिग्नल्स देता है और रजिस्ट कर देता है सिग्नल को, सिग्नल ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएसपी मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट, ठीक है, सिनेप्टिक पोटेंशियल, और आईपीएसपी मतलब इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी का मतलब समझ में आएगी आपको कि आगे जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। अब एक्साइटेटरी जो है हमने बोला न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह से, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी। अब एक्साइटेटरी जो है अगर आगे जाके सिग्नल देगा तो इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? इसको दो पाथवे फॉलो करने पड़ेंगे, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। ये तो होना ही पड़ेगा तभी तो सिग्नल आगे जाएगा। तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन होता है। और हमने देख लिया कि डीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल खुलता है और रीपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल खुलता है। ये हमने देख लिया आगे। ठीक है, अब इनहिबिटरी की बात करें, इनहिबिटरी में क्या खुलेगा? देखो इनहिबिटरी की जो कंडीशन है ना वो बहुत ही रोमांटिक नहीं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। वो कैसे है मैं बताता हूँ आपको। पता नहीं कहाँ ध्यान जा रहा है, इनहिबिटरी पढ़ रहा हूँ जबकि मैं एक्साइटेटरी पढ़ रहा होता तो ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होता, पर ये तो इनहिबिटरी है। इनहिबिटरी में कहाँ से रोमांस आ गया? चलो देखो इनहिबिटरी में क्या होता है, ये आपकी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इतना नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देना है कि कोई सिग्नल ट्रांसफर ही ना हो। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो देखो हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम चैनल खोल सकते हैं। क्योंकि हमें पता है पोटेशियम चैनल क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक बार रिवाइज करा के आता हूँ। पोटेशियम चैनल क्या करता था? पोटेशियम चैनल अंदर की पॉजिटिव चार्ज को बाहर फेंक देता था। तो हमें यही करना है।
अगर हमें अंदर नेगेटिविटी डेवलप करानी है तो पोटेशियम चैनल को मैं खोल दूं तो अंदर के जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो बाहर चले जाएंगे और अंदर नेगेटिविटी नेगेटिविटी डेवलप हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, या फिर मैं क्लोराइड चैनल खोल दूं। क्लोराइड चैनल क्या करेंगे, बाहर के नेगेटिव चार्ज को भी अंदर ले आएंगे। तो देखो, एक तरफ तो पॉजिटिव को हम बाहर फेंक रहे और नेगेटिविटी डेवलप करा रहे, और दूसरी तरफ क्लोराइड चैनल खोल के नेगेटिव को अंदर आने दे रहे। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव 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 बढ़ता जा रहा है अंदर, और हमें वही तो कराना था। तो इस तरह से काम होता है। एक तो क्लोराइड चैनल खुलता है जो अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, एक पोटेशियम चैनल खुलता है जो अंदर के कुछ भी पॉजिटिव चार्ज है उनको बाहर फेंक देता है, और अगर पॉजिटिव बाहर ज़्यादा हो जाएंगे तो अंदर नेगेटिव ऑब्वियसली होंगे। तो ये इनहिबिटरी का काम हो गया। ठीक है, तो हमने ये देखा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन किस तरह से ट्रांसमिशन होता है। सिग्नल सबसे पहले इंपल्स जनरेट होती है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो है अगले वाले न्यूरॉन पे जाके जुड़ता है, फिर अगले वाले न्यूरॉन में फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब होता क्या है, एक बात और ध्यान से सुनो, देखो मैं आपको समझाता हूँ। वेट ए मिनट, इनको मैं रफ कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो, अभी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। सपोज यहाँ पर एक न्यूरॉन था, ठीक है, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन पे जाके बाइंड होने वाले। ठीक है, ये बीच में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर दो न्यूरॉन के बीच में रिलीज हो रहे, और दो न्यूरॉन के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये सब हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखा था, एक बार और बता देता हूँ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुए हैं वो आगे जाके रिसेप्टर पे जुड़ चुके हैं और अपना काम कर चुके हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ला चुके हैं। अब मान लो फिर भी यहाँ पर थोड़े बहुत न्यूरोट्रांसमीटर इस गैप में रह गए, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में थोड़े बहुत न्यूरोट्रांसमीटर फिर भी रह गए। आई रिपीट, पहले वाले न्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए, इन न्यूरोट्रांसमीटर ने अगले वाले न्यूरॉन पर जुड़कर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन ला दिया। अभी भी कुछ ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे बचे हुए हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर बचे हुए हैं, या तो वो रीअपटेक हो जाए, वापस उसी न्यूरॉन के पास चल जाए, रीअपटेक होना, वापस चले जाना, या फिर उन्हें हमें तोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, तो या तो एसिटाइल कोलिन रीअपटेक हो जाए, वापस उसी न्यूरॉन के पास चला जाए काम होने के बाद, या फिर इस एसिटाइल कोलिन को हमें तोड़ना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और एंजाइम कौन सा लगेगा, कोलिनेस्ट्रेस। कौन सा लगेगा बच्चों, कोलिनेस्ट्रेस। तो एसिटाइल कोलिन जो है कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर कोलिन वगैरह में, जब कोलिनेस्ट्रेस से मैं उसकी रिएक्शन कराऊंगा। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद जब उसने अपना काम कर दिया, आगे वाले न्यूरॉन के रिसेप्टर से जुड़ के फार्माकोलॉजिकल एक्शन ला दिया, फाइनल जो साइट है वहां पर जुड़ के फार्माकोलॉजिकल एक्शन ला दिया, तो उसके बाद उस न्यूरोट्रांसमीटर को या तो हमें रीअपटेक करवा देना है, पुराने न्यूरॉन के पास भेज देना है, या फिर उसका लाइक वी कैन से डिग्रेडेशन तो नहीं बोलेंगे इसको, मैं मेटाबोलाइज बोल लेता हूँ, मेटाबोलाइज करवा लेना है एसिटाइल कोलिन को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कोलिनेस्ट्रेस। ठीक है, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है या तो रीअपटेक करो या फिर उसको मेटाबोलाइज करा दो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। जैसे एक एग्जांपल दिया, एसिटाइल कोलिन विद द हेल्प ऑफ कोलिनेस्ट्रेस कन्वर्ट हो जाता है कोलिन वगैरह में। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका पूरा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। अब सेकंड टॉपिक देखेंगे आज का, जो कि है आपका, वेट ए मिनट, को ट्रांसमिशन। तो देखो, को ट्रांसमिशन में आपको समझाता हूँ इस डायग्राम से, बस ध्यान से सुनते जाना। देखो, हमें इतना तो क्लियर हो गया कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे होता है। अब वो जो न्यूरोट्रांसमीटर था, मैंने एसिटाइल कोलिन को आपको एग्जांपल दिया था, तो सपोज करो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब आप बोलोगे सर ये प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर क्यों नाम दिया, क्योंकि देखो ये मेन है, और मेन है तो प्राइमरी पहले पे रखेंगे, सो दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटाइल कोलिन एग्जांपल हो गया। ठीक है, बट प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ कुछ को ट्रांसमीटर भी रिलीज हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बुरे बच्चे के साथ कोई अच्छा बच्चा भी फंस जाता है, वैसे ही प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होने वाला था, उसी के साथ को ट्रांसमीटर भी रिलीज हो जाते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया कि प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर तो रिलीज होता ही सही, पर उसके साथ अब को ट्रांसमीटर भी रिलीज होने वाले हैं। तो आप देखो, ये को ट्रांसमीटर मैंने रिलीज करा दिए, और प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर ये मैंने रिलीज करा दिए। अब आगे जब मैं देखूंगा तो दोनों के रिसेप्टर दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के, और ये आपको दिख रहे हैं सेकेंडरी, और वी कैन से को ट्रांसमीटर के। दिस इज को ट्रांसमीटर, ओके, एंड दिस इज प्राइमरी वाला। तो प्राइमरी का तो अलग रिसेप्टर है, को ट्रांसमीटर का अलग रिसेप्टर है। तो अगर हम बात करें कि ये को ट्रांसमीटर का क्या काम है, चलो ये तो हमें समझ में आता है कि एसिटाइल कोलिन
रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद रिसेप्टर से जुड़ा, आगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन लाएगा, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एसिटाइलकोलिन। अब आप बोलोगे सर चलो उसका तो समझ में आ गया, वो तो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर हो, तो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, पर ये जो को ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है इसका क्या काम है? तो देखो, ये को ट्रांसमीटर आगे रिसेप्टर से जुड़ रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये को ट्रांसमीटर है, ठीक है, दिस इज को ट्रांसमीटर। ये आपको रिसेप्टर से जुड़ता हुआ दिख रहा है, ये देखो दिख गया। तो जब ये को ट्रांसमीटर आगे फर्दर रिसेप्टर से जुड़ता है तो ये प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। आई रिपीट, ये क्या करता है, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, जो ये प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे ना, इनके जो ये रिसेप्टर है ना, इनकी सेंसिटिविटी बढ़ा देगा। और अगर इनकी सेंसिटिविटी बढ़ गई तो ये जो रिसेप्टर है और अच्छे से न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने देखा जो को ट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज होने के बाद आगे जब रिसेप्टर से जुड़ते हैं तो रिसेप्टर से जुड़ने के बाद वो किस तरह से काम करते हैं, वो जो है इन रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर है ना, इनकी एक्टिविटी, इनकी सेंसिटिविटी बढ़ा देते, और अगर इनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती ना तो ये और ज़्यादा अटैचमेंट करते, और जितना ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, जितना ज़्यादा अटैचमेंट, उतना ही अच्छा और उतना ही बेहतर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। समझ में आ गया? तो एक तो इस तरह से काम करेंगे और दूसरा किस तरह से काम करेंगे वो देखो। एक तो रिसेप्टर से जुड़ के काम करेंगे, एक ये वापस पीछे जाकर रिसेप्टर से जुड़ेंगे प्री वाले के। ये जो पहले वाला न्यूरॉन है ये प्री न्यूरॉन है, तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे आपको दिख रहा है एक रिसेप्टर, इससे जाके ये जुड़ जाएंगे। देखो लिखा हुआ है मैंने, बाइंड और प्री सिनेप्टिक एंड स्टिमुलेट द वेसाइकल। और फिर यहाँ पे जुड़ने के बाद पता है ये क्या काम करेंगे, ये जो को ट्रांसमीटर है ये वापस पीछे जुड़ने के बाद पता है क्या काम करेंगे, ये इसको स्टिमुलेट करेंगे। किसको? ओरिजिनल वेसाइकल को, जिसमें है प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर, कि भाई तू जा और फ्यूज और रिलीज कर। तो ये दो तरह से काम कर रहे हैं, एक तो रिलीज बढ़वा रहे हैं और दूसरा इन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़वा रहे हैं। देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, रिलीज ज़्यादा और सेंसिटिविटी बढ़ने से इस पर अटैचमेंट ज़्यादा। जब रिलीज ज़्यादा, अटैचमेंट ज़्यादा, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी ज़्यादा। तो इस तरह से को ट्रांसमीटर काम करता है और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं को ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? को ट्रांसमिशन। तो ये जो को ट्रांसमीटर है ये रिलीज होता है और ये बाइंड होता है को ट्रांसमीटर रिसेप्टर पे, और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं को ट्रांसमिशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि को ट्रांसमीटर क्या होता है तो आप बोलना प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ को ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, को ट्रांसमिशन इज द रिलीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम ए सिंगल नर्व टर्मिनल। देखो ये सिंगल है, यहाँ मैंने सिग्नल बोल दिया था गलती से, सिंगल नर्व टर्मिनल मतलब एक ही नर्व से रिलीज हो रहे हैं। ये जो न्यूरॉन की एंडिंग है ना, एक ही जगह से हो रहे हैं ना, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर भी हो रहे हैं, को ट्रांसमीटर भी रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उससे पहले एक बात और देख लेते हैं। जैसे मान लो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये एक एग्जांपल दिया, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइलकोलिन है। तो इसके साथ जो को ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं उनके एग्जाम्पल देखो, जैसे एटीपी रिलीज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, एंड दिस प्रोस्टाग्लैंडिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। पहले पढ़ा होगा आपने, पैथोफिजियोलॉजी यूनिट नंबर 1, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर। खैर, तो याद रहनी चाहिए सब बातें, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 5 में भी आया है, एंटी इन्फ्लामेटरी, तो काम आएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। तो चलो वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल हो गया एसिटाइलकोलिन, और उसके साथ जो को ट्रांसमीटर रिलीज होता है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, एटीपी एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। हो गया बेस्ट, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ तो एक्साइटेटरी होंगे, आपको पता है एक्साइटेटरी क्या करेंगे, रिसेप्टर से बाइंड होंगे, एक्टिवेशन करेंगे रिसेप्टर का और एक्शन देंगे। आई रिपीट, एक्साइटेटरी वाले क्या करेंगे, रिसेप्टर से बाइंड होंगे, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे और फार्माकोलॉजिकल एक्शन देंगे। और जो इनिबिटरी वाले हैं वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे और वीकेंड से सिग्नल को ही ब्लॉक कर देंगे। जैसे गाबा की अगर मैं बात करूं तो गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। यह एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिग्नल को रोक देगा। यह आपके कहां पर मिलेगा, ब्रेन में मिलेगा, और ये होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो अगर गाबा की कमी हो जाती है ना, बहुत गाबा की कमी हो गई तो इसकी वजह से फिर एपिलेप्सी होती है। एपिलेप्सी क्या होता है, मिर्गी का दौरा आना, ट्रेमर आना। तो गाबा क्या करता है, इनिबिट करता है उसको। तो गाबा होना चाहिए एक सफिशिएंट अमाउंट में, और अगर गाबा की थोड़ी बहुत कमी हो गई तो आपको एंजाइटी वगैरह भी होगी। और अगर आपके ब्रेन में गाबा अच्छा है
तो आपका फोकस अच्छा होगा। तो ध्यान रखना, गाबा भले ही एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, पर गाबा की बहुत कमी होने से एपिलेप्सी, थोड़ी कमी होने से एंजाइटी, और अगर गाबा अच्छे लेवल में है तो फोकस को इंप्रूव करेगा। सेरोटोनिन विच इज ऑल्सो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और कुछ होते हैं बोथ, एक्साइटेटरी भी होते हैं, इनहिबिटरी भी होते हैं, दोनों की तरह काम करते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन हो गया, डोपामिन हो गया, नॉरएड्रेनालिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सभी के फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन मसल कॉन्ट्रेक्शन, लर्निंग मेमोरी में रिस्पॉन्सिबल, हिस्टामिन जो है रिलीज होता है मास्ट सेल से, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल, नॉरएड्रेनालिन जो है अटेंशन प्रोवाइड करता है और ब्लड वेसल में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। कुछ होते हैं एक्साइटेटरी, ये आपको सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। कुछ होते हैं बोथ वाले के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन। और कुछ होते हैं इनहिबिटरी, वो गाबा और सेरोटोनिन, ये एग्जाम्पल और यहाँ पर उनके बेनिफिट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। लेक्चर में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, उससे पहले हमने देखा था को ट्रांसमिशन क्या होता है, को ट्रांसमीटर क्या होते हैं, को ट्रांसमिशन रिसेप्टर क्या होते हैं, और को ट्रांसमीटर रिलीज होने से क्या बेनिफिट है। उससे पहले हमने देखा था ईपीएसपी आईपीएसपी, मतलब जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, सिग्नल किस तरह से आ रहा है, डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन किस तरह से हो रहा, इंपल्स किस तरह से जनरेट हो रही, कैल्शियम चैनल लास्ट में ओपन होता है, वेसाइकल फ्यूज होती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर आगे बाइंड होता है, अपना एक्शन देता है, और जो बचा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर है या तो वो रीअपटेक हो जाता है या फिर उसको हम एंजाइम की मदद से तोड़ देते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको पूरा ही क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, को ट्रांसमीटर रिसेप्टर, को ट्रांसमीटर, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, सब कुछ कवर किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में और भी मज़ेदार टॉपिक आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो डाउनलोड कीजिए डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन पे आपको नोट्स, फ्री एमसीक्यू मिलते हैं, साथ में फ्री एमसीक्यू 3 टाइम मिलते हैं, 9 AM, 3 PM और 9 PM। साथ ही साथ मैं हर संडे 11 AM वहाँ पर लाइव भी आता हूँ DOB एप्लीकेशन पे। और भी कई सारे फीचर है, चैट सेक्शन है जहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। तो DOB एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। साथ ही साथ आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलेगी, इंस्टाग्राम पे आपको मीम मिलेंगे। फार्मेसी आसान है विद DOB। हैव ए नाइस डे, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। थैंक यू।